इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के नए वर्गीकरण को पढ़ने जा रहे हैं और यह इस वर्गीकरण का जो दूसरा भाग है। इसका पहला भाग एक दूसरे वीडियो में हमने बनाने का प्रयास किया था और समय अभाव के कारण वो पूरा नहीं हो पाया, तो जो हिस्सा बचा हुआ है वो इस दूसरे पार्ट में है। तो पहले पार्ट में हमने भुगतान संतुलन के जो करंट अकाउंट है, चालू खाता है, और जो पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, उनके सभी मदों को पढ़ा है। और जो तीसरा खाता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं, वित्तीय खाता है, उसे हम पढ़ रहे थे और उसकी दो मदों का हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहली जो मद थी इस खाते की वो थी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जिसमें हमने देखा था कि इस खाते में हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों को प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश के निवासी दूसरे देशों में या विश्व के अन्य देशों में जो प्रत्यक्ष निवेश करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, वो हमारी प्राप्तियों के अंतर्गत हम उसे प्रस्तुत करते हैं। देयताओं जो, क्योंकि वो पे भुगतान हो जाता है दूसरे देश को, और जो विदेशों से हमें प्राप्तियां होती हैं, कहने का मतलब जो विश्व के अन्य देशों के लोग हमारे देश में आके विदेशी पूंजी का विनियोजन करते हैं, वो हमारी आय के अंतर्गत या हमारी प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से प्राप्तियां और भुगतान दोनों मद हम दिखाते हैं। और हमने देखा है कि इसके अंतर्गत उस निवेश को हम दिखाते हैं जो किसी कंपनी में जो निवेश होता है वो उसके 10% शेयर के 10% के अंश से अधिक होता है, और जो निवेशकर्ता होता है उसका जो है वोटिंग पावर उसको मिल जाती है। जो डिसीजन मेकिंग प्रणाली है या जो निर्णय होते हैं, बोर्ड की बैठकें होती हैं, उसमें वो हिस्सेदारी करता है और अपने मत, अपने मन के, अपने वो जो है नीतियों के निर्धारण में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और स्वामित्व में उसका हक बनता है। और ये सारे लेन देन जो हैं इस मद में जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं, जिसमें वो विदेशी या विदेशों में जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स को वो खरीदता है। दूसरा जो मत था वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का था, और उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में विभिन्न तरह के जो निवेश होते हैं, विभिन्न तरह के, चाहे वो इनमें इससे संबंधित हों, आपको इक्विटी से या ऋण सिक्योरिटीज हों, और या ऋण संबंधी लेन देन हो जिसमें बॉन्ड्स हैं और डिबेंचर्स हैं। तो इन सारे लेन देनों को एक ग्रुप है पूरे इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, जिसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मतलब हम दूसरे देशों में इसे लेते हैं या दूसरे देश के निवासी हमारे देशों में इन इंस्ट्रूमेंट्स में पूंजी विनियोजित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूंजी का अंश है वो 10% से कम होता है, अर्थात कुल शेयर पूंजी का 10% से कम अंश रहेगा। 10% होने पर वो भी केवल इक्विटी शेयर्स में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन और जो डिबेंचर्स हैं या जो और ऋण पत्र हैं या बॉन्ड्स हैं, सरकारी हों या कंपनियों के हों, इन सब में जो पूंजी विनियोजित होती है ऋणदाता के रूप में, वो भी सम्मिलित होती है। तो ये उससे अलग है। तो ये दोनों हम पढ़ चुके थे, प्रसंग बस हमने आपको उल्लेख कर दिया कि ये दो मदें हम पढ़ चुके थे। अब तीसरी जो मद है वो बोर्ड से हम देख सकते हैं, और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की ये दो मदें थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये थे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरी जो मद है ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है। अभी तक जब हम देख रहे थे कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स हम खरीदते हैं, और शेयर्स
की खरीदारी पर आगे जो उन पर डिविडेंड्स मिलते हैं, लाभांश मिलते हैं और जो हमारा स्वामित्व या मालिकाना हक बनता है वो सब उसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर कहा रहा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स पर हमें कुछ प्राप्तियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव्स हैं, उनके उत्पाद हैं, उनसे मिलने वाली जो है एक तरह से हमें कुछ व्युत्पादित उससे मिलता है आय के रूप में, और उसको हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं। ये मिलते कैसे हैं, ये बड़े संक्षेप में हम आपको बता सकते हैं। इसमें होता ऐसा है कि दो पार्टियां जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इस संदर्भ में करती हैं कि जैसे आपको सरलतम रूप में इस रूप में समझें कि एक पार्टी अमेरिका की, एक पार्टी भारत की है, और अमेरिकन भारतीय जो पार्टी है उसको लगता है कि अमुक समय पर हमें पैसे चाहिए। अमेरिका की किसी पार्टी को ये लगता है कि उस समय पर जिस पर इसको आवश्यकता पैसे की, उस समय हम पैसा दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते क्योंकि हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं हो। तो इस तरह से दो पार्टियां जो हैं आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि बाज़ार में शेयरों के मूल्य, बॉन्ड्स के मूल्य कब घट जाएंगे, कब बढ़ जाएंगे, कितने घट जाएंगे, इसमें रिस्क होता है और उस रिस्क को कम से कम करना चाहती हैं दोनों पार्टियां। इसलिए जैसे उनको ये लगता हो कि भविष्य में मूल्य इतने बढ़ेंगे या इतने घटेंगे, तो इन दोनों के बीच में दोनों पार्टियां जिस तरह का अनुमान लगाती हैं उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि एक निश्चित समय पर वो ये तय कर लेती हैं पहले से कि 6 महीने बाद हम आपके शेयर खरीद लेंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे और इस बॉन्ड्स पर हम इतना मूल्य आपको देंगे। दूसरी पार्टी अगर उस पर स्वीकार कर लेती है, ऐसे किसी मूल्य पर दोनों स्वीकार कर लेते हैं, तो ये समझौता हो जाता है। तो इसमें ये रिस्क ख़त्म हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि आप सोच रहे थे मूल्य बढ़ेगा और मूल्य घट गया तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में दोनों पार्टियां एक आपसी समझौता करती हैं जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। और जब ऐसा करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि मूल्य जितना वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा देना पड़ता अगर ये समझौता न होता तो, या जितना वो चाह रहा था उससे उसको कम मिलता। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों का डिफरेंस होता है, एक्चुअल और जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुआ, ये डिफरेंस को कहते हैं, ये डेरिवेटिव्स है जो इस समझौते का कारण ये लाभ इनको इतना मिल गया है। तो ये जो मिलता है इस समझौते के कारण बॉन्ड या प्रतिभूतियों पर जो मिलता है डेरिवेटिव्स, वो सभी देशों को मिलते हैं। तो हमारे देश को जो मिलेगा वो बैलेंस शीट में हमारे प्राप्तियों के रूप में देखा जाएगा, और जो हमको देना पड़ेगा दूसरे देश को या दूसरे देश को जो मिलेगा उनकी प्राप्तियों में। इस प्रकार से इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम रखते हैं। इसी तरह का आगे है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि कंपनियां जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ या कर्मचारियों का या एग्जीक्यूटिव्स का ध्यान रखती हैं थोड़ा, और वो चाहती हैं कि कंपनियों में उनको भी कुछ हिस्सेदारी दे दी जाए ताकि वो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करें और उनको कंपनी में कर्मचारी होने के नाते कुछ फ़ायदा मिल सके। और ऐसी स्थिति में उनको ऑप्शंस वो देती हैं, विकल्प देती हैं, और विकल्प ये होता है कि आपको कंपनी के एक निश्चित मूल्य के, मतलब वो परसेंटेज होगा कि आपकी कितनी आमदनी है, कितनी आपको इनकम वेतन मिलता है, ऐसे जिस किसी भी रूप में तय होता है कि आप एक निश्चित मात्रा में कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और उनको बाजार मूल्य से कम मूल्य पर, अर्थात सामान्यतः जितने मूल्य पर शेयर बाजार में होता है उससे रियायती मूल्य पर उनको दिया जाता है। एक तरह से कंपनसेट करते हैं कर्मचारियों को, और एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है और कहा जाता है इतने अवधि में आप चाहें तो कंपनी के शेयर इस मूल्य पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी कर्मचारी इस तरह से ये शेयर खरीदते हैं उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको इन शेयरों से जो प्राप्तियां होती हैं वो जो है इस बैलेंस शीट में जाएगी। और क्योंकि कर्मचारी जो है हमारे देश के दूसरे देशों में काम करते हैं, दूसरे देश के हमारे देशों में काम करते हैं, तो विदेशी कंपनियों में जो लोग लगे हुए होते हैं उनको इस तरह का जो लाभ मिलता है
जो आय प्राप्त होती है, जो डेरिवेटिव से मिलते हैं, इन पर उनको इसमें सम्मिलित करते हैं आय पक्ष में और भुगतान पक्ष में दोनों। तो इस तरह से इस तीसरे कॉलम में इन जो डेराइव्ड इनकम है, और वो चाहे वो परस्पर दो पार्टियों के समझौते के कारण हुई हो, और चाहे वो एम्प्लॉई जो है उसमें ये जो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस के माध्यम से हुई हो, उनको इसमें हम सम्मिलित करते हैं। तो संदर्भ बस बहुत संक्षेप में आप ये जान लें कि इस मद में जो है दोनों पक्षों को आय प्राप्त होती है, और दोनों भुगतान संतुलन के लेन देन पक्ष में, मतलब हमारे असेट्स पक्ष में या क्रेडिट पक्ष में और डेबिट पक्ष में, जैसा जितना हमको प्राप्त होता है उतना उसमें सम्मिलित किया जाता है। अब इसी फाइनेंशियल सेक्टर की या फाइनेंशियल अकाउंट की पहली मद थी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी मद थी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तीसरी मद थी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, वित्तीय उत्पाद या वित्तीय व्युत्पादक, या इसी तरह से जो है कर्मचारी स्टॉक विकल्प, ये और ये इसी की जो चौथी मद है वो है अदर इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण मद है इस फाइनेंशियल सेक्टर की। और ये जो तीन मदें हमने डिटेल में पढ़ी हैं, इनके अलावा जितनी भी मदें छूटी हैं, और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इस लेन देन में, जिसको हम लोग समस्त लेन देनों को भुगतान संतुलन में दिखाते हैं, उनमें बहुत अधिक संख्या में तरह तरह के लेन देन होते हैं, जिनको एक तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में बांट पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, जटिल है ये। और उनको सबको मिला के जो बच गया, कह सकते हैं कि ये जो है ये रेजिडुअल सेक्टर आप कह सकते हैं अकाउंट्स हैं। जो अवशेष बचा इसमें से फाइनेंशियल सेक्टर में, जो अवशेष बचा वो सब इस चौथे में आएगा, तो इसको कहा जाएगा अदर इन्वेस्टमेंट्स, और ये अदर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हैं। तो ये जो चौथा से है, इसको बड़ी हमको पढ़ना है और बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और इसलिए अब हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं कि अदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, और इस फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो चौथा है, इसमें जो है कम से कम इसमें 7 हिस्से किए गए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसने जहाँ तक हो सका है इसको इस रूप में डिवाइड करने का प्रयास किया कि सारे मद आ जाएं, और उन मदों को 7 बड़े बड़े सब डिविजन्स में या उपविभागों में रखा है। और उसको हम, क्योंकि चौथी मद है, 4.1, 4.2, 4.3 करके 4.7 तक जाएंगे। तो ये जो मद है नंबर 1 हम दिखा रहे हैं, 3, 4 का 1 जो है ये लिखा हुआ अदर इक्विटी। देखिए, हमने इक्विटी को 2 जगह सम्मिलित कर लिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इक्विटी शेयर्स को हमने सम्मिलित किया, 10% से अधिक वाले को कुल शेयर के, और उसके नीचे वाले इक्विटी को हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया। लेकिन अभी कुछ इक्विटी और रह गई हैं, जो रह गई हैं वो इसमें आएंगी, और जो रह गई हैं उसको स्पेसिफाई किया गया है। देखिए, लिखा हुआ है ADRS एंड GDRS। ADRS का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है। मैं इसे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये हिस्से मिटाए जा सकते हैं और हमारे लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी, स्पेस यहाँ जहाँ हम लिख सकते हैं। तो ये है, 2 खंड हैं इसके। एक है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और एक है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। हम ये दोहरा दे रहे हैं। तो एक है ADR, ये है ऊपर वाली है ADR और S, और ये है GDRS। ये 2 हैं, और ये इक्विटी हैं। ये कैसी हैं ये आपको बताना है,
और ये इसमें सम्मिलित होती हैं। ADRS को पहले समझ लें, फिर GDRS अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा होता है कि कई बार जो किसी देश के कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जैसे हम ये चाहें कि हम अमेरिकन डॉलर चाहते हैं, यहाँ की कोई व्यावसायिक कंपनी है जिसको डॉलर चाहिए, और डॉलर चाहिए और ऋण के रूप में चाहिए। तो ऐसी स्थिति में और ऋण मिलेगा कैसे? इनके कंपनी के शेयर्स को अमेरिका में बेचा जाए, और अमेरिका में शेयर बेचने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड हों, तब आप वहाँ बेच पाएंगे। और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो वहाँ इनलिस्ट नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो अमेरिका से वहाँ की मुद्रा प्राप्त करें या अपने शेयर अमेरिका में कैसे बेचें? तो इसके लिए अमेरिका में कुछ बैंक होंगे, या कुछ बैंक ऐसे होंगे जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी बैंक हैं। डिपॉजिटरी बैंक का मतलब है जो दूसरे देशों के कंपनियों के शेयर को डिपॉजिट करते हैं, अर्थात वो दूसरे देशों के कंपनियों के शेयर लेते हैं और उसको अपने देश में बेचते हैं, अमेरिकन अपने कंट्रीज में, और वे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज से इनलिस्ट होते हैं। अर्थात अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वो इन शेयरों को अपने देश के नागरिकों को बेच सकते हैं। तो बेच सकते हैं, और अगर बेचे हैं किसी को, वो फिर से रीसेल करना चाहे तो खरीद भी सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर। तो इस तरह से अब ये संभव होगा कि भारत का कोई भी सप्लायर जो है, या भारत का कोई भी आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रिस्ट जो है, वो अमेरिका से अगर अपना शेयर वहाँ बेचना चाहता है तो इन डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू वो बेच सकता है। ये जो डिपॉजिटरी बैंक अमेरिका के होंगे वो भारतीय जो व्यापारी है या भारतीय जो उद्योगपति है या कंपनी है उससे इसके बदले में अपनी फीस लेंगे और उनके शेयर को अमेरिका में बेचेंगे, और जिनके बदले में डॉलर की प्राप्ति होगी। तो ये इक्विटी शेयर्स को बेचने का एक ऐसा तरीका है जो प्रत्यक्षतः आप अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होने के बावजूद भी आप ऐसा कर सकते हैं दूसरे डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू। तो इसको कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और इस रूप में भारतीय शेयर को कोई वैयक्तिक कंपनी भी वहाँ पर बेच सकती है और वहाँ से अमेरिकन डॉलर प्राप्त कर सकती है। इसी तरह से, और ये केवल अमेरिका के भीतर होगा और केवल अमेरिकी नागरिकों को ही अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है कि उनको मिलेगी। कहने का मतलब है कि जब वो इस शेयर को खरीदते हैं तो एक सर्टिफिकेट उनको दे दी जाती है उस डिपॉजिटरी बैंक के माध्यम से, और जो ये गारंटी लेता है कि आपको जितनी राशि आपने दी है आपको ऑन डिमांड या जब कभी होगा तो हम गारंटी लेते हैं और हम आपको लौटाएंगे। तो इस रूप में ये होता है, या आप जब कभी भी इसको बेचना चाहेंगे तो हम खरीद लेंगे। तो इस तरह से ये काम चलता है। तो अब यही स्कीम जो है दूसरे देशों के लिए भी लागू की गई, और तमाम देशों में इस तरह के डिपॉजिटरी बैंक हुए, और जो अपने देशों में दूसरे देशों के इक्विटी शेयर्स को पर्सनल जो कंपनियों के हैं, छोटे छोटे कंपनियों को हम कह सकते हैं, जो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट नहीं हैं, उनके शेयरों को वो बेचने का काम करती हैं, और इस प्रकार से उस देश की मुद्रा या उस देश के फॉरेन करेंसी में शेयर जो है वहाँ बिकते हैं। तो इस कंपनी को, जो आपकी लोकल घरेलू कंपनी है, उसको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाती है। तो जब ये ग्लोबल, दूसरे देश ग्लोबल लेवल पर होता है, और ग्लोबल का कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जो डिपॉजिटरी बैंक हो वो कई बैंकों में कई देशों में इस तरह का काम कर सकता हो। जैसे यूरोपियन देशों में है तो कोई भी डिपॉजिटरी बैंक वो 4, 6, 5 देशों में जिस तरह का समझौता है सब जगह के नागरिकों को ये इस तरह से कर सकता है। इसी तरह एशिया में भी ग्लोबल डिपॉजिटरी जो हैं वो बैंक्स हैं जिनके माध्यम से वो इस तरह का करते हैं। तो कार्य प्रणाली दोनों की बिल्कुल है। एक का क्षेत्र केवल अमेरिका तक सीमित है और दूसरे का जो है अमेरिका के तरह अन्य तमाम देशों में जहाँ कहीं भी इस तरह की सुविधाएं हैं, ये डिपॉजिटरी बैंक हैं, वहाँ पर विदेशी निवेशकर्ताओं के शेयर इनके माध्यम से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो ये है
ये अदर इन्वेस्टमेंट में ये हो गया अदर इक्विटी, जिसको हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पहलू है या और उपखंड है 342 का, वो है करेंसी एंड डिपॉजिट्स। यहाँ करेंसी एंड डिपॉजिट्स का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या जो मुद्रा किसी देश में दूसरे देश की मुद्रा जो डिपॉजिट है वो कैश भी हो सकती है और बैंकों के अकाउंट्स में भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि दूसरे देश की मुद्राएं दूसरे देशों में हैं और जिन देशों में ये मुद्राएं हैं उन देशों के पास ये अधिकार है, एक तरह से उनकी ये परिसंपत्ति है कि जब वो चाहें तो जिस देश की ये मुद्रा है उस देश से वस्तुएं और सेवाएं जो कुछ भी चाहें वो मंगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत के पास अमेरिकी डॉलर हैं तो भारतीय नागरिक उस अमेरिकी डॉलर से अमेरिका की कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। तो ये हमारी संपत्ति होगी, हमारे क्रेडिट में होगा ये, और अमेरिका का ये लायबिलिटी होगी कि जब भारतीय नागरिक इस मुद्रा के माध्यम से अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना चाहें तो अमेरिका उसको दे दे। तो इसका मतलब है जितनी हमारी मुद्रा दूसरे देशों के पास है वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि सरकार ये लेती है जिम्मेदारी कि हम इसके बदले में आपको भुगतान करेंगे। और इसी तरह से विदेशों में जो हमारी मुद्राएं हैं वो उनकी जो परिसंपत्ति है और हमारी लायबिलिटी है। तो इस तरह से विश्व के अन्य देशों, जैसे हम कह सकते हैं विश्व के अन्य सभी देशों के पास किसी एक देश की जो मुद्रा करेंसी और नोट्स जो हैं जिस किसी भी रूप में उनके पास हैं, वो ये अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो एक्सटर्नल हमारा वो लेन देन होती है उसमें लायबिलिटी और एसेट्स के रूप में ये प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें, जैसे अमेरिका का एक नागरिक है जो कनाडा में जाता है और कनाडा में जाता है तो अमेरिकन करेंसी को वो कनाडा में देना चाहता है और उसके बदले में वहाँ से कोई वस्तु खरीदना चाहता है। और अगर कनेडियन जो व्यापारी है वो इस पर राज़ी हो जाता है तो वो अमेरिकन डॉलर को ले लेगा और उसके बदले में जो भी उसको खरीदना होगा वो दे देगा उसको। अब अमेरिकन डॉलर कनेडियन व्यापारी के पास है, इसका मतलब है कनेडियन व्यापारी के पास जो अमेरिकी डॉलर है वो उसकी परिसंपत्ति है, वो करेंसी और नोट्स के रूप में उसके पास है जो अमेरिका की है और उसकी ये परिसंपत्ति है और उसके क्रेडिट कनाडा के क्रेडिट में ये लिखा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और अमेरिका के डेबिट में लिखा जाएगा डेबिट में, क्योंकि अमेरिका का ये दायित्व है कि उस करेंसी के बदले जब कभी भी अमेरिका से कुछ भी वो खरीदना चाहे तो अमेरिका उसका भुगतान कर दे। तो इस तरह से जो करेंसी एक्सटर्नल सेक्टर में हमारी है वो हमारी लायबिलिटी है। इस प्रकार से जिन जिन देशों की करेंसियाँ जो हैं विश्व के अन्य देशों के पास हैं वो हम कह सकते हैं कि ये करेंसी जो डिपॉजिट्स हैं और करेंसी हैं ये हमारे लायबिलिटी और हमारे एसेट्स में ये सम्मिलित करी जाएंगी और ये अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के माध्यम से इनके भुगतान होते हैं। तो जब उन करेंसियों का उपयोग हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कनाडियन के पास जितने अमेरिकी डॉलर हैं उनमें से कुछ डॉलर वो अमेरिका को दे के उनसे वस्तुएं सेवाएं प्राप्त कर लें तो उतनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी मुद्रा घट जाएगी। इसका मतलब अमेरिका की लायबिलिटी उतनी घट जाएगी और कनाडा का जो बैलेंस है एसेट्स है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी लायबिलिटी कम होगी, उनके एसेट्स कम होंगे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये लेन देन जो होते हैं करेंसी और डिपॉजिट्स के माध्यम से उन सबको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो व्यापार हो रहे हैं ये कैश करेंसी और डिपॉजिट्स के माध्यम से हों। ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी भी एक देश के नागरिक दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, होटलों में खाते हैं
और तमाम तरह के व्यय करते हैं, तो ये सारे व्यय हो सकता है वो अपने अकाउंट से पेमेंट करें, कार्ड से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से वो पेमेंट कर दें। और जब ऐसा होगा तब भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बैंकों की जमाओं में, हमारे देश में जो मुद्राएं जमा हैं उस व्यक्ति के अकाउंट में या समूह के अकाउंट में जो वहाँ जाके पर्यटन पर खर्च करता है वहाँ कमी होगी और ट्रांसफ़र होकर उनके यहाँ वृद्धि होगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नकद लेन देन करेंसी या डिपॉजिट के रूप में हो। तो ये करेंसी एंड डिपॉजिट्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन होते हैं वो भुगतान संतुलन में दर्शाए जाते हैं। तीसरी जो मद है लोन्स है, और लोन्स में एक्सटर्नल असिस्टेंस है। लोन्स में ईसी बीज लिखा हुआ है। ईसी बीज का मतलब होता है एक्सटर्नल बारोइंग्स, एक्सटर्नल कैपिटल बारोइंग्स। जो बाह्य पूंजी का जो उधार लेन देन होता है उसको हम ईसी बीज कहते हैं। तो वो कमर्शियल कार्यों के लिए उधार ली जाती है, जो मुद्रा पूंजी या वित्तीय लेन देन जो होते हैं उनको हम कहते हैं। और बैंकिंग कैपिटल भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये तीसरे वाले कॉलम में ये सेक्टर हैं जिनमें हम लोन्स को सम्मिलित करते हैं। तो लोन्स को सम्मिलित करने का मतलब ये हुआ कि ये वित्तीय लेन देन जो है, ये अब तक तो हम बात जो कर रहे थे ये सारी बातें इसके पहले तक अदर इन्वेस्टमेंट में जो इक्विटी थी, और इसके ऊपर जो सबसे ये इसमें जो है इक्विटी की बात कर रहे थे, करेंसी की बात कर रहे थे। और लोन्स में जो है ये ऐसी डेट सिक्योरिटीज होंगी जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के रूप में होगी, जो दूसरे देशों से ऋण हम प्राप्त करते हैं या दूसरे देशों को ऋण देते हैं। तो जब ऋणों के लेन देन होते हैं तो ये भुगतान संतुलन में इसे सम्मिलित कर लिया जाता है और उनके इसमें क्रेडिट्स और डेबिट्स में इसको हम सम्मिलित करते हैं। विदेशों से जब हम ऋण प्राप्त करते हैं तो जितनी धनराशि हमें प्राप्त होती है एक तरह से हमारी परिसंपत्ति हो जाती है। और लेकिन क्योंकि ये धनराशि जो है हमें विदेशों से जो मिली है ऋण के रूप में या सहायता के रूप में, सहायता का मतलब है वो ऋण के राशि के रूप में ही हो सकता है कि सहायता इस रूप में हम उसको कह रहे हैं कि उस पर कुछ रियायती दर हमको ब्याज की देनी पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि जो किसी भी रूप में हम विदेशों से ऋण प्राप्त करते हैं और जिस किसी भी रूप में वो कमर्शियल बारोइंग्स हो सकती हैं, वैयक्तिक कंपनियों द्वारा विदेशों से ऋण लिया जा सकता है, हमारे संस्थाओं द्वारा लिया जा सकता है, सरकारों द्वारा लिया जा सकता है। तो ये ऋण एक तरह से हम प्राप्त करते हैं तो ये हमारी परिसंपत्तियाँ होती हैं। लेकिन क्योंकि ये ऋण हैं और इन पर हमको ब्याजों के भुगतान करने हैं और इनको हमको लौटाना इन देशों को, इस नाते ये हमारी लायबिलिटी भी है। और जब इस रूप में हम इसको देखते हैं तो जब हम ऋण दूसरे देशों से प्राप्त करते हैं तो ये हमारी उस समय तो परिसंपत्तियाँ बनती हैं जब हम प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जब हम दूसरे को ऋण देते हैं तो उतनी पूंजी हमारी निकल के दूसरे देश के पास पहुंच जाती है। तो जब निकलती है तो ये हमारी एक तरह से देश से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से जो ऋणों के लेन देन हैं उन ऋणों के समस्त लेन देनों को हम इनके अंतर्गत दिखाते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रूप में देखते हैं। तो इसी क्रम में अब एक जो चौथी मद और आती है वो है इंश्योरेंस पेंशन, और एक नया शब्द और है स्टैंडर्डाइज्ड गारंटी स्कीम्स। इसको ऐसे समझने सरल भाषा में कि जो इंश्योरेंस होता है, बीमा, और ये बीमे जनरली लाइफ इंश्योरेंस होते हैं और नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो सामान्य तौर पर ये जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैं उनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो होता इसमें क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो
इंश्योर्ड करती हैं किसी भी चीज़ को, जिसका भी हमें इंश्योरेंस कराना है। फैक्ट्री में आग लगनी है, दुर्घटना होनी है, या कार के इंश्योरेंस हैं, किसी भी तरह के तमाम इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं। हेल्थ का इंश्योरेंस है, ये सब जो है, ये इंश्योरेंस जो है, इनके लिए एक कोई कॉरपोरेशन होता है, कोई एक संस्था होती है, या आप कह सकते हैं कोई एक कंपनी होती है जो ये कार्य करती है। और इस कार्य में रिस्क है, क्योंकि वो अगर ये जिम्मा लेते हैं कि कोई भी दुर्घटना घटना होने पर हम ऐसा करेंगे, तो जाहिर है कि इसमें रिस्क है, और दूसरे ये कि वित्तीय लॉस है। और उन सबको देखते हुए वो जिनका बीमा करती हैं उनसे एक प्रीमियम लेती हैं लागत के रूप में। तो जो प्रीमियम लेती हैं, अगर विदेशी कंपनियां हैं जो ये बीमा का कार्य करती हैं, तो वहाँ पर जो उनकी आय सृजित होती है, जैसे अमेरिका की कंपनी भारत में हो, भारत की कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, भारत की कंपनियां जो विदेशों में काम करती हों, तो इनको जो आय इस रूप में प्राप्त होती हैं उनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। इसी तरह से पेंशन स्कीम्स हैं, जिनमें एक पेंशन फंड होता है, और पेंशन जो देता है वो ये कंपनियां करती क्या हैं, अपने प्रीमियम को कहीं इन्वेस्ट करती हैं, और जहाँ इन्वेस्ट करती हैं वहाँ भी रिस्क होता है। तो ये सारे जो रिस्क कवर करती हैं उनके लिए वो शुल्क वसूल करती हैं। इसी तरह से पेंशन की स्कीम में भी ऐसा होता है कि एम्प्लॉई को जो पेंशन दिया जाता है उसके लिए उनसे प्रीमियम या भुगतान लिया जाता है, हर माह उनके वेतन से कटौतियाँ होती हैं, इस पैसे को कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो है उनको देते हैं। तो इसमें भी एक रिस्क वो कवर करते हैं, और रिस्क कवर करने के संदर्भ में वहाँ भी वो फीस लेते हैं। इसी तरह से गारंटी स्कीम है, ये गारंटी स्कीम लोन से संबंधित है। जब ऋण दिए जाते हैं तो ऋण के पीछे गारंटी ली जाती है कि पता नहीं ये ऋण लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, डिफ़ॉल्ट इस तरह का होगा, तो वैसे संबंध में भी इस तरह की बातें होती हैं। तो इन सारी मदों से जो प्राप्तियां होती हैं विदेशियों को, वो उनके खाते में, और जो अपने देश की कंपनियों को इस तरह से मिलता है उनको इस रूप में हम यहाँ सम्मिलित करते हैं। ये वित्तीय लेन देन होते हैं। ये पांचवा है ट्रेड क्रेडिट्स एंड एडवांसेस। ट्रेड क्रेडिट्स एंड एडवांसेस उस स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब किसी देश से वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करा दी जाती हैं, उनके पेमेंट नहीं किए जाते हैं, तत्काल पेमेंट बाद में होते हैं। तो ऐसा निर्यातों के संदर्भ में, ऐसा आयातों के संदर्भ में हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो जैसे मान लीजिए कि हमने इंपोर्ट मंगाया है किसी दूसरे देश से, मान लीजिए अमेरिका से, और हमने इंपोर्ट का पेमेंट कर दिया, और इंपोर्ट की बस पता नहीं आएगी कितने बाद में आएगी। तो जैसे हम इंपोर्ट कर देते, जैसे हम पेमेंट कर देते हैं, तो इस पेमेंट के माध्यम से ये देखने का प्रयास करते हैं कि अगर प्री पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स है तो आयातों का भुगतान कर दिया गया है, तो भुगतान कर दिया गया है तो ये हमारे टैक्स क्रेडिट में असेट्स के रूप में लिखा जाएगा कि इतना भुगतान हमको कर दिया है, ये हम अमेरिका से हमको इतना मिलना है, और ये हमारी परिसंपत्ति है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट का पोस्ट पेमेंट करना है तो वैसी स्थिति में पोस्ट पेमेंट को जो है ये असेट्स के रूप में लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये टैक्स क्रेडिट में असेट्स के रूप में तब होगा जब प्री पेमेंट इंपोर्ट का होगा, पोस्ट पेमेंट एक्सपोर्ट का होगा, और इसकी विपरीत स्थिति में जो है वो हमारी लायबिलिटी होगी। तो ये है टैक्स क्रेडिट और एडवांसेज और अदर अकाउंट से रिसीवेबल एंड पेएबल। इसके अलावा जितने अन्य अकाउंट हैं जिसमें से जो राशियाँ हमें प्राप्त होंगी उसको हम इसमें लिखते हैं। तो अदर अकाउंट रिसीवेबल ये हो जाएगा। और अब बच गया रिजर्व असेट्स। रिजर्व असेट्स वो है जो केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्रा के भंडार होते हैं, सोने के भंडार होते हैं, इस तरह के तमाम चीज़ें होती हैं। तो उनको सम्मिलित करते हैं एसडीआर्स के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्राएं, जिस किसी भी रूप में केंद्रीय बैंक के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं उनको इस रिजर्व में रखा जाता है। और हम पीछे वाले वीडियोज में देख चुके हैं कि ये एक ऐसी मद है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में घाटे होते हैं तो इस मद से फॉरेन एक्सचेंज निकाल करके उसकी भरपाई की जाती है, और जब अतिरेक हो जाता है तो उस पैसे को जो भी फॉरेन करेंसी है उसमें ला के इसको जमा कर दिया जाता है। तो इस दृष्टि से ये जो रिजर्व असेट्स हैं वो हमारी परिसंपत्तियों में
कमी या वृद्धि के रूप में होते हैं। जब इनमें से पैसे निकल जाते हैं और जब इनमें पैसे जोड़े जाते हैं उनको हम असेट्स और लायबिलिटीज में सम्मिलित करते हैं। और इन सब एक स्पेशल ड्राइविंग राइट्स है जो आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक अतिरिक्त ऋण देने की व्यवस्था होती है और एक यूनिट ऑफ अकाउंट है जो SDR के रूप में हम मुद्रा के रूप में जानते हैं। उसका डॉलर के रूप में, सोने के रूप में एक निश्चित मूल्य होता है। और हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जब कभी भी धन लेते हैं तो उनका अकाउंटिंग जो है वो SDR के रूप में होती है। तो हम SDR अगर के रूप में अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ पैसे लेते हैं तो इसको हमारे अकाउंट में इस रूप में प्राप्तियों के रूप में, और जब हम उसको जमा कर देते हैं तो भुगतान के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है। और इन सारे अकाउंट्स को जब हम जोड़ लेते हैं तो आता है टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज मिल जाती हैं हमको। और क्योंकि भुगतान संतुलन का मदें जो हैं इतनी विस्तृत हैं और इतनी जटिल हैं कि सब कुछ जोड़ने में गलतियां तो कहीं न कहीं होंगी, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और इस नाते कुछ डिफरेंस आएगा एक्चुअल और जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हो। तो अब क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता और छूट गई हैं कुछ जो किन्हीं कारणों से छूटी है, नहीं सम्मिलित कर मिली या कुछ जोड़ने घटाने में गलतियां हुई, तो उनको एक अलग कॉलम करके बैलेंस किया जाता है और वो अलग कॉलम होता है नेट एरर्स एंड ऑमिशंस। तो एरर्स जो त्रुटियां हो गई हैं वो, ऑमिशंस में जो छूट गए हैं वो, इन सबको सम्मिलित कर लेते हैं। और अगर ये ज़्यादा है तो इतना को घटा करके बैलेंस बराबर कर देते हैं, और अगर ये कम है तो उतना जोड़ करके बैलेंस बराबर कर जाते हैं और लिख दिया जाता है कि ऐसा इसलिए जो डिफरेंस आया है अकाउंट में, असेट्स और लायबिलिटीज बराबर नहीं हुए हैं, वो इस नेट एरर्स और ऑमिशंस के कारण हुए हैं, और जो अंतर है वो इसको नेट ऑमिशंस एंड एरर्स में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो क्योंकि ये हर पॉइंट को इस स्तर पर समझाना थोड़ा कठिन है और समय बहुत लगता है, और एक एक टॉपिक को पढ़ाने में एक एक लेक्चर लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम केवल आइटम्स आपको गिना रहे थे, और आइटम्स गिनाते समय जरूरी नहीं, संभव नहीं है कि उनकी डिटेल व्याख्या की जाए, लेकिन ये अंदाज़ा आपको लग गया कि इस तरह के लेन देन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों या एक देश का विश्व के अन्य देशों के मध्य होते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी असेट्स में या हमारे क्रेडिट्स में या हमारी लायबिलिटी या हमारे पेमेंट्स में इन पर कैसे इनको हम जोड़ते घटाते हैं, और इन सब के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होते हैं। तो जितना समय था उस समय में आज हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो फाइनेंशियल अकाउंट है उनका एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से दोनों पार्ट्स को जब आप पढ़ेंगे तो ये जो नया वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है और जिसके आधार पर विश्व के सारे देश भुगतान संतुलन के आंकड़े करते हैं, उनको दिखाया गया है। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।